अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन क्या होता है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन है क्या, होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है। ये तमाम के तमाम सवालात के जवाबात मैं आज के लेक्चर में आपको दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो ऑन एंड ऑफ इसके अंदर जिक्र आएगा ही आएगा कि हम जो पढ़े हैं अब तक कि किस तरह से एम्बोलिज्म बन जाता है, किस तरह से थ्रोम्बस बन जाता है, वेस्कुलर सप्लाई अगर ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होता है, किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। इस तरह के सब मतलब जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर ये कंसेप्ट आपके अंदर आता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मेनली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं हम सबसे पहले तो किस चीज़ का कि वो क्या है। देन विल डिस्कस द मॉर्फोलॉजी कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं इन्फेक्शन के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर या उस पार्ट के अंदर, उस टिश्यू के अंदर जिसके अंदर इन्फेक्शन हो रही है। फिर उसकी अपीयरेंस कैसी आ रही है। एट द एंड विल डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इन्फेक्ट डेवलपमेंट। So what infarction is? An infarct is an area of ischemic necrosis caused by the occlusion of the vascular supply to the affected tissue. हम इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी जगह की अगर वेस्कुलर सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो टिश्यू जो है वो अफेक्ट हो रहा है और वो डेड होता जा रहा है। जब भी किसी जगह की ऑक्सीजन को रोक दिया जाता है तो वो टिश्यू इवेंचुअली डेड हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो काइंड ऑफ उसका फूड है, उसकी खुराक है। अगर वो उसको नहीं मिलेगी तो वो ऑब्वियसली इट विल लीड टू द डेथ। तो इन्फार्क्ट जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है पहले। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ कि इस्कीमिक नेक्रोसिस होता क्या है। अगर हम देखें, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इस्कीमिया क्या होता है। इस्कीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड फ्लो जो है या फिर जो आप कह लो कि ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाती है, किसी एक पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हाइपोक्सिया हो जाता है या उस ऑर्गन के अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है, वो ब्लड फ्लो जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, जैसे कि कार्डिक इस्कीमिया होता है। तो कार्डिक इस्कीमिया किस चीज़ का नाम है? इज द नेम फॉर द डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो और द ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल। सो अब यहाँ पर हम पढ़े हैं कि यहाँ पर इस्कीमिक नेक्रोसिस हो गई है किसी एक जगह पर और उसके बाद वहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई जो है वो उसकी ऑक्लूजन हो चुकी है और वहाँ पर इन्फार्क्ट बनता जा रहा है। पल्मोनरी इन्फेक्शन में क्या होगा? ऑब्वियसली समथिंग रिलेटेड टू द पल्मो, समथिंग रिलेटेड टू द लंग्स। इसमें क्या होगा कि हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी जिसके अंदर वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। इन्फेक्शन मेजरली फटाल होते हैं। इस्कीमिक नेक्रोसिस जो है वो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ की अभी आगे जाकर पता नहीं आप लोगों को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, लेकिन बायोप्सी के सैंपल्स होते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है कि नेक्रोसिस के बाद वो किस तरह की अपीयरेंस में आ रहे होते हैं, किस तरह की अपीयरेंस में दिख रहे होते हैं। जब हम बायोप्सी करते थे तो उस वक्त हमें पूरी की पूरी टांग कटी हुई आती थी और उसमें दिखाया जाता था कि इसके यहाँ पर से इस एरिया में नेक्रोसिस हो चुकी है, जिसकी वजह से इसका ये डेड ऑर्गन जो है वो रिमूव कर दिया है ताकि इसकी मजीद जो है ना ये आगे ना फैले। उसको रिमूव इवेंचुअली हमें करना ही पड़ता है। अब हमारे पास आता है कि इन्फेक्शन में इन्फाक्ट्स की मॉर्फोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। इन्फाक्ट्स किस तरह से क्लासिफाइड होते हैं? एक्चुअली इनके कलर के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये होते हैं रेड कलर के, जो कि रेड कलर जो होते हैं ना वो उन्हें हेमोरेजिक कहा जाता है, और जो वाइट कलर होते हैं उन्हें वो मोस्टली जो है ना वो अनीमिक में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं है, माइक्रोब्स की इन्वॉल्वमेंट है। माइक्रोब्स में क्या आ जाता है? हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, ये तमाम के तमाम माइक्रोब्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हम चेक करते हैं इन्फेक्शन के अंदर कि है या नहीं है। अगर तो है तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें पता कराना पड़ता है जी कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें शामिल है, कौन सा बैक्टीरिया इसकी इन्फेक्शन में काम कर रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि रेड इन्फेक्ट्स किस तरह से अकर होते हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ पर कोई वीनस ऑक्लूजन हो जाती है, कोई वीनस ऑक्लूजन की वजह से रेड इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, या फिर लूज टिश्यू जैसे कि लंग्स होते हैं वहाँ पर ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड जोन्स के अंदर कलेक्टेड होना शुरू हो जाता है। कलेक्ट होना शुरू होने का मतलब है कि वहाँ पर जाहिर सी बात है ऐसी कोई स्पेसेस बन जाती हैं, ऐसी कोई जगह बन जाती है जहाँ पर जाकर ब्लड जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि तमाम वो टिश्यूज जहाँ पर डुअल सर्कुलेशन आ रही है, जैसे कि लंग्स हैं, इंटेस्टाइन वगैरह है, तो वहाँ पर भी उसने कहा हुआ है कि टिपिकल रेड इन्फेक्ट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं।
और हमारे पास हम ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर था। रेड इन्फेक्शन हमने पहले पढ़ा, वो मजीद हम ये बताएंगे कि जी कंजेस्टेड टिश्यूज़ के अंदर भी पाया जाता है, और जो फ्लो रीस्टैब्लिशमेंट की जाती है उसमें भी दिखाया जाता है। जैसे कि एंजियोप्लास्टी के बाद आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाती है तो उसके अंदर भी हमें रेड इन्फेक्शन जो है वो नजर आती है। वाइट इन्फेक्शंस कब होते हैं? वाइट इन्फेक्शन सब आप देखिए जी ऑक्लूजन की वजह से हो रहे हैं। किसी जगह पर कोई जगह जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और ऑक्लूजन के बाद जो है वहाँ पर सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि हार्ट, स्प्लीन, किडनी वगैरह के अंदर, ऐसे टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पर टिश्यू डेंसिटी जो है ना वो लिमिट करती है सीपेज ऑफ ब्लड को फ्रॉम द एडजॉइनिंग पेटेंट वेस्कुलर बेड्स। जो आसपास के वेस्कुलर बेड्स होते हैं ना उनके साथ जो एडजॉइनिंग इनका कनेक्शन होता है ना वहां पर वाइट इन्फाक्स जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इन्फाक्स किस तरह के होते हैं। मोस्टली जो है ना ये वेज शेप्ड होते हैं। आप लोगों ने मेरा ख्याल है वेज का पता ही होगा कि वेज क्या होती है, वेज शेप कैसी होती है। तो मोस्टली जो इन्फाक्स हैं वो जो है ना वो वेज शेप्ड होते हैं। अब एपेक्स में और इसके जो है ना पेरिफ्रीज में इसकी खास अपीयरेंस जो आ रही होती है। अच्छा, इसका ना आपको ये देखकर तब पता लगेगा जब आपके हाथ में आए, जबकि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आए जिसको देखकर आपको पता लगे जी किसकी अपीयरेंस में ऐसा क्या आ रहा है। मोस्टली पैथोलॉजिकल टिश्यूज होते हैं जिसके जरिए से देखकर हमें पता लगता है, इसके मार्जिन्स को देखकर पता लगता है कि ये एक्यूट किस्म की इन्फेक्शन चल रही है, क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रही है, किस तरह की डिस्टिंक्टिव इनकी अपीयरेंस आ रही है, हेमरेजिक है कि नहीं है, वाइट है कि नहीं है, रेड है कि नहीं है, एजेस किस तरह से डिफाइन हुए हैं, उनके अंदर नैरो रिम बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। तो वो सब कुछ आपको तब पता लगेगा जब आप उसको, मेरा तो आपको ये मशवरा है कि आप ऐसा करें कि कोई ऐसी वीडियो निकाल कर देखें जिसमें बायोप्सी हो रही हो और कोई इन्फेक्शन को खोल खोल कर दिखाया जा रहा हो। मैं आपको कोशिश करूंगी कि कोई ऐसा लिंक भी सेंड करूं जिसमें आप ये देख सके, आपको पता लग सके कि एक्चुअली इन्फेक्शन की अपीयरेंस असल में क्या होती है। जो लिखा हुआ है इसको असल में देखें तो ये मतलब आपको पता लगे ना कि जो लिखा हुआ है कि असल में क्या कैसा दिखता है। फिर आपके दिमाग में वज़बर हो जाएगा और याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सी द एक्स्ट्रा वेसिटेड रेड सेल्स इन द हेमोरेजिक इन्फाक्स, वो फेगोसाइटोज हो जाएंगे बाय द माइक्रोफेजेस, एंड जो हीम आयरन है वो दोबारा हीमोसिडिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मेटाबॉलिज्म ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी स्प्लीन में जाकर इसकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। Small amounts do not impart any appreciable color to the tissue, but extensive hemorrhages leave a firm brown residue. So their appearance is due to that residue. Most residue जो है वो हमारे पास आते हैं ब्राउनिश कलर्ड के, जिसको हम कहते हैं कि हेमोरेजिक अपीयरेंस दे रहे हैं। हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग आती है वो ये आती है कि इस्कीमिक कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस क्या है, ये एक अलग से टर्म है जो कि आगे जाकर यूज़ होगी। स्कीमिया जो मेरा ख्याल है आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको ये तमाम के तमाम टर्म्स जो हैं वो इलाबोरेट कर करके साथ साथ बताई जाएंगी। अब हमारे पास आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो कि डेवलप होना शुरू हो जाता है कोई तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर। वैसे फ्यू आवर्स के बाद इसका काम स्टार्ट हो जाता है और जो विजिबल होना शुरू होता है वो 1 से 2 दिन के अंदर विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। इवेंचुअली इन्फ्लेमेशन इज फॉलोड बाय द रिपेयर एंड द मार्जिन्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। द ब्रेन इज एन एक्सेप्शन। क्यों मिला? क्योंकि इस्केमिक टिश्यू इंजरी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिजल्ट्स इन द लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की टाइप है ये कि लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, और ये ब्रेन के अंदर ही होती है सिर्फ। अब इसका क्या है ये भी एक अलग से टॉपिक है, इसको अलग से डिफाइन किया जाएगा। इसके साथ डिफाइन करने बैठे तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। अब सेप्टिक इन्फेक्शंस जो है इनके अंदर हमारे पास जो है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिसमें पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं हमारे पास सेप्सिस करवा रही होती हैं नेक्रोटिक टिश्यू के अंदर। एज यू नो कि नेक्रोटिक टिश्यू के अंदर जो है हमारी इम्यूनिटी होती है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होती है, इस वजह से इसके अंदर पहले ही कॉम्प्रोमाइज स्टेट चल रही होती है और माइक्रोब्स जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर जो है ना वो अपना बसेरा, अगर एक तरह से कहा जाए तो इन केसेस के अंदर इन्फाक्स जो है वो एब्सेसिस बनाना शुरू कर देते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए रेड और व्हाइट इन्फाक्स में आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा। रेड इन्फाक्स जो है आपको पहली वाली हेमोरेजिक अपीयरेंस नजर आएगी जिसमें रफ अपीयरेंस है, वेज शेप्ड है, और ये जो है ना एक्चुअली हमारे किसी पेशेंट के लंग का इन्फेक्शन हमें दिखाया जा रहा है। दूसरा हमारे पास जो शार्पली डिमार्केटेड पेल किस्म का इन्फेक्शन है ना, ये स्प्लीन है जिसके अंदर व्हाइट इन्फेक्शन हमें नॉर्मली नजर आ रही है।
अब हमारे पास जो टाइम है उसके हिसाब से सिम्टम्स की अपीयरेंस दिखाएंगे जी। मैक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या आ रहे हैं। पहले तो हम बताएंगे कि अप टू 18 आवर्स तक हमारे पास कोई भी मैक्रोस्कोपिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस भी किसी किस्म के नहीं आ रहे हैं। 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स में जाकर आपको समझ आता है कि यहाँ पर पेल अपीयरेंस आ रही है, कोई ऑडिमेटस ऑडिमेटस मसल्स जो है वो मैक्रोस्कोपिकली हमें नजर आ रहे हैं। माइक्रोस्कोपिकली वहाँ पर एडिमा, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन जो है, नेक्रोसिस ऑफ मायोसाइट्स हमें वहाँ पर नजर आना शुरू हो जाती है। फिर 3 से 7वें दिन तक हमें जो नजर आता है वह येलो रबरी सेंटर विद द हेमोरेजिक बॉर्डर, और हमारे हेमोरेजिक बॉर्डर्स जो है ना वहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं 3 से 7 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्रोसिस है वो उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ वो जो टिश्यू है वहाँ पर उसकी ग्रैनुलेशन भी स्टार्ट हो जाती है। 1 से तीसरे वीक में जो है इन्फेक्टेड एरिया जो है वो पेलर होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो थिन होता है, और ग्रैनुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है, फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। फिर 6ठे वीक तक जो है वो वहाँ पर स्कार जो है सिल्वर हो जाता है, टफ हो जाता है, वाइट हो जाता है, और डेंस फाइब्रोसिस हो जाती है वहाँ पे। ये मेरा ख्याल है वाइट इन्फेक्शन के लिए मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है।